नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। देश कोरोना की दूसरी लहर से अब तक जूझ रहा है। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि इस लड़ाई में वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है, मगर आज उसी हथियार की देश में कमी है। विपक्ष के आरोपों का जवाब सरकार ने आज कई दावों से दिया है, लेकिन ये दावे भी यही बताते हैं कि दिसंबर से पहले वैक्सीन की किल्लत दूर होने वाली नहीं है। तो सवाल यही कि बगैर दवाई, बगैर वैक्सीन आखिर कैसे इतनी बड़ी महामारी से जूझा जाए। सबसे खौफनाक दूसरी लहर के बावजूद देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार कम होती जा रही है। वजह है ये तस्वीरें जो दिखाती हैं कि कई राज्यों में वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। आंकड़े भी दिखाते हैं कि अप्रैल से मई आते आते वैक्सीनेशन में रोजाना 10 लाख से भी ज्यादा की कमी आई है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि 1 मार्च को जहां रोजाना देश में 5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, जो 15 अप्रैल के आसपास रोजाना 35 लाख को छूने लगी, लेकिन 25 मई आते आते इसकी रफ्तार सुस्त पड़ी और वो 20 लाख के आसपास पहुंच गई। राज्यों के पास वैक्सीन नहीं है और वो केंद्र पर निशाना साध रहे हैं, जबकि केंद्र का इशारा यही है कि फिलहाल ये किल्लत आसानी से दूर होने वाली नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि आज भी हम उतनी गंभीरता के साथ काम नहीं कर रहे। मार्च में दूसरी वेव शुरू हुई, हमें उसी वक्त दुनिया भर से वैक्सीन मंगवा के लोगों को लगा देनी चाहिए थी, अपने लोगों को लगवा देनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त सभी राज्यों को कह दिया गया कि आप अपना अपना देख लो। कुछ राजनेता हैं, खास करके अरविंद केजरीवाल, जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सवाल पूछते हैं। एक बात याद रखिए, ये वैक्सीन है, ये कोई ऑफ द शेल्फ अर्थात काउंटर में मिलने वाला कोई साधारण पैरासिटामोल की गोली या कोई साधारण दवाई नहीं है जो आप गए, आपने पेमेंट किया और आप ओवर द काउंटर उस मेडिसिन को उठाए और आप हिंदुस्तान आ गए। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि देश में वैक्सीनेशन अभियान कई देशों के मुकाबले काफी तेजी से चल रहा है, लेकिन सच ये है कि 25 मई तक देश में 21 करोड़ 89 लाख वैक्सीन डोज दी गई है। ये तब जबकि वैक्सीन ड्राइव को लॉन्च हुए 100 दिन हो चुके हैं, उस पर भी सिर्फ 3% आबादी को ही वैक्सीन की दोनों डोज लग पाई है। दरअसल केंद्र सरकार ने भारत की 2 कंपनियों पर ज्यादा भरोसा दिखाया। विदेशी कंपनियों से बात तो हुई, लेकिन सिर्फ बातों से काम नहीं बनता। सवाल उठ रहे हैं कि अप्रैल 2020 में ही बड़े बड़े देशों की तरह जरूरी आबादी के लिए करोड़ों डोज का ऑर्डर क्यों नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री को मालूम था कि अगस्त 2020 में बड़े बड़े इंटरनेशनल कंट्रीज, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन ने फार्मास्यूटिकल कंपनीज से ऑर्डर दिया वैक्सीन का। अगस्त 2020 में हमारे प्रधानमंत्री, जो आज भावुक होकर आंसू बहाकर देश की जनता को मजाक कर रहे हैं, उनको तो उसी वक्त ऑर्डर देना चाहिए था। सरकार अब जाकर वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने के काम में जुटी है। केंद्र सरकार के मुताबिक भारत बायोटेक के अलावा 3 और कंपनियां कोवैक्सीन का उत्पादन करेंगी। वहीं भारत बायोटेक ने अब 1 के बजाय 4 प्लांट से उत्पादन शुरू कर दिया है। अक्टूबर तक कोवैक्सीन का उत्पादन हर महीने 10 करोड़ हो जाएगा। इसके अलावा 3 पीएसयू कंपनियां दिसंबर तक हर महीने 4 करोड़ डोज तैयार करने लगेंगी। सीरम इंस्टीट्यूट भी हर महीने 6.5 करोड़ डोज की क्षमता को बढ़ाकर 11 करोड़ हर महीने कर रहा है। कुल मिलाकर वैक्सीन की जितनी जरूरत अभी है वो दिसंबर में जाकर मिलेगी। अब कई सवाल हैं जो सरकार के इन फैसलों को लेकर उठ रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी के लिए जरूरी कम से कम 70 करोड़ आबादी के लिए सरकार ने प्लानिंग पहले क्यों नहीं की? पिछले साल देसी विदेशी कंपनियों को करोड़ों डोज का ऑर्डर क्यों नहीं दिया? दिसंबर तक एक बड़ी आबादी की सुरक्षा कैसे होगी? अगर तीसरी लहर आई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार ने सिर्फ 2 कंपनियों पर इतना भरोसा क्यों कर लिया? महामारी के हालातों में केंद्र ने राज्य पर वैक्सीन खरीदने की जिम्मेदारी डालकर हालात को और मुश्किल बना दिया है। वहीं करोड़ों लोगों की जान भी खतरे में है। आज तक ब्यूरो। तो वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के जहन में कई सवाल हैं, जिन्हें हमने इस रिपोर्ट में भी आपको दिखाने की कोशिश की। इन्हीं पर हम मेडिकल एक्सपर्ट से बात करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले आपको नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल की बात सुनाते हैं। of the eligible population in a very big factor. Having said that, आपने सवाल किया कि बाहर की कंपनीज जब पिछले साल वहाँ विजिबल होना शुरू हो गया कि वैक्सीन बना सकती हैं, तो हमने क्या किया? हमने बिल्कुल शुरू से
हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, माय ऑर्गेनाइजेशन हियर, हमने मिल के इन सब कंपनीज को एंड स्पेसिफिकली फाइजर, मॉडर्ना, J&J के साथ लगातार बातचीत और कांटेक्ट रखा। इनफैक्ट फाइजर के साथ तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी डिक्लेरेशन वगैरह का जो करार करना पड़ता है वो भी किया। तो कौन में रहे और यही कहा गया और इस बातचीत में कि आप हमारे देश के लिए सप्लाई करिए, इसके अलावा यहाँ फिल एंड फिनिश के लिए एक प्रावधान करिए, हमारी कंपनीज के साथ जुड़ के मैन्युफैक्चरिंग करिए। ये सारे ऑप्शंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हैव बीन ऑन द टेबल इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड अ पार्टनरशिप वे। उनकी तरफ से यह इशारा था कि हम मैन्युफैक्चरिंग बाद में कंसिडर करेंगे, अभी नहीं। मैन्युफैक्चरिंग का बेस जहां बना है उसी को ही एक्सपैंड करेंगे धीरे धीरे। हमने फिर यही कहा कि अब इंपोर्ट कब संभव है, तो उन्होंने ये क्लियरली इंडिकेट करा कि जब भी ये संभावना निकलेगी दे विल बी वेरी हैप्पी टू एंगेज विद अस। और उन्होंने जनरली इंडिकेट यही करा कि Q3 of 2021 में ही सप्लाईज वो दे पाएंगे जब उनका रैंप अप वगैरह होगा। कहने का मतलब ये है, इसी तरह से बाकियों के साथ भी बातचीत चलती रही। कहने का मतलब यह है कि एंगेजमेंट में इनवाइटिंग देम टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, इनवाइटिंग देम टू सप्लाई इन इंडिया का एंगेजमेंट शुरू से ट्रांसपेरेंट तरीके से पार्टनरशिप की नजर से चलता हुआ आया है। अब हमें इंडिकेट हुआ कि फाइजर वैक्सीन अवेलेबल उपलब्ध कर सकते हैं। इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और उसकी तरफ हम तरीके से बढ़ रहे हैं। इसी तरह से पीरियोडिकली अपडेट्स विद मॉडर्ना, अपडेट्स विद J&J होते गए हैं। लेकिन अब एक सक्सेस स्टोरी भी देखिए, स्पुतनिक की तरफ जब दोस्ती का हाथ बढ़ा और मिलके काम करना शुरू करा तो रिजल्ट भी आ गए। तो सरकार की तरफ से संकेत ये मिल रहे हैं कि वैक्सीन की जो एक्स्ट्रा डोजेज हैं जो बाहर से भी आने हैं वो दिसंबर तक ही आना शुरू होगा। ऐसे में ये लड़ाई अभी और लंबी दिखाई देती है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। डॉक्टर पद्म श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ न्यूरोसाइंस सेंटर एम्स, आप पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। डॉक्टर अंकित ओम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सीनियर फिजिशियन हैं, कोविड नोडल ऑफिसर, नेशनल गवर्निंग काउंसिल मेंबर एट FAIMA डॉक्टर्स एसोसिएशन। डॉक्टर राहिल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर स्वप्निल मेहता मुंबई से हमारे साथ आ गए हैं और समीर भाटी जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सदस्य हैं वैक्सीन एडवाइजरी कमेटी दिल्ली से। समीर भाटी जी, मैं शुरुआत आपके साथ ही करना चाहूंगी। वैक्सीन को लेकर सबके जहन में कई सवाल इस वक्त हैं, क्योंकि जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हमने देखा कि जनवरी, फरवरी, मार्च में जिस तरह से चल रही थी, वो प्रक्रिया अभी आज इस तारीख को उतने डोजेस के साथ नहीं दिखाई देती है। राज्यों में कमी दिखाई दे रही है, कई सेंटर्स बंद हो चुके हैं। लोग ये समझना चाहते हैं कि कब तक वैक्सीनेशन 70% आबादी को लगाने की जो हम बात कर रहे हैं कि जब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी देश में, वो स्टेज हम कब तक हासिल कर पाएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी हम अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो हमारा जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है कि जो हमारा प्रोडक्शन है और सप्लाई, थोड़ा एक तो उसके अंदर भी गैप आ रहा है। और ये चैलेंज कब से शुरू हुआ? अप्रैल से। अप्रैल में जैसे ही अनाउंस हुआ था केंद्र की तरफ से कि भाई आधी जो वैक्सीन है वो हमारी केंद्र के पास रहेगी और जो आधी वैक्सीन है वो राज्यों में और उसके अलावा जो हॉस्पिटल्स के थ्रू आगे जो है एडमिनिस्टर होगी। पर उसमें जो हॉस्पिटल के थ्रू आगे एडमिनिस्टर होनी थी वैक्सीन, उसमें अभी फिलहाल थोड़ा गैप है, उनको अभी प्रोक्योर करने में थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है। बाकी अभी जिस तरह से आपने भी अपनी रिपोर्ट के अंदर दिखाया कि हमारी दोनों ही जो कंपनियां हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, उन्होंने अपना प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हुआ है जिसकी वजह से और भी दूसरी कंपनियों ने अब मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है। बाकी जो आपका जो ब्रिजिंग वाली स्टडी थी वो भी अभी नहीं रही है, तो जो बाहर की वैक्सीन है उनको भी अप्रूवल मिलना शुरू हो गया है। उसके अलावा जो भारत बायोटेक की इंट्रानेशनल वैक्सीन है उसके ऊपर भी अभी काम चल रहा है और आज भी जो है एक एक्सपर्ट कमेटी की, जो एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है वो चल रही है। तो हो सकता है उसके अंदर भी कुछ और चीजें अनाउंस हो जिससे ये हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव और स्पीड अप हो पाए। और फिलहाल अभी जो 2-3 पॉलिसीज SOPs में अमेंडमेंट भी हुए हैं साइंटिफिक तरीके से, जो कोविशील्ड की डोजेज में गैप हुआ है उसके बाद भी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट हम टाइमली कर पाएंगे। एंड इसके अलावा जो आपके लोग अभी जो इन्फेक्ट हो चुके हैं हमारी सेकेंड वेव के अंदर भी, उसमें भी एक गैप रखा गया है कि वो आफ्टर 3 मंथ्स के बाद वैक्सीन लें।
तो इस तरह की कई चीजें हैं जो एसओपीज में अमेंडमेंट हुए हैं, तो इसके बाद मैं समझता हूं कि थोड़ी वैक्सीन की ड्राइव अब स्पीड अप होगी। जी डॉक्टर पद्म श्रीवास्तव, मैं आपको अब यहाँ चर्चा में लाना चाहूंगी। देखिए, सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमने शुरू किया था और पूरी दुनिया में उसकी चर्चा भी थी। सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारे पास है और वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर हम डेटा पर भी नजर डालते हैं तो अप्रैल 2021 में हर दिन एवरेज 30 लाख प्लस डोजेस लग रहे थे लोगों को, और मई 2021 यानी ठीक एक महीने बाद 23 मई तक का डेटा अगर हम देखें तो 16 लाख प्लस डोजेस हर दिन औसतन लग रहे थे। अगर इस एवरेज को लेकर हम चलते हैं तो आंकड़ा ये कहता है कि पूरी आबादी के वैक्सीनेशन में 4 साल लग जाएंगे। ये लड़ाई जो है वायरस के खिलाफ, आप इन आंकड़ों के आधार पर इसे कितना चुनौतीपूर्ण मानती हैं? तो आपने सही कहा, और अभी जैसे आपने सुना दूसरे पैनलिस्ट के जरिए और ऑल्सो प्रोफेसर पॉल नीति आयोग का वो उन्होंने जो डिक्लेरेशन किया है कि यस, डिमांड एंड सप्लाई में डेफिनेटली गैप थी, तो इसीलिए तो वो जो सारा जो परसेंटेज ऑफ वैक्सीनेशंस कम हो गया है। पर वी आर नॉट लुकिंग एट दैट रेट। वी आर होपफुल कि वैसे नहीं रहेगा अगले आने वाले महीनों में, बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर वैक्सीन्स व्हिच आर गोइंग टू कम, कि बहुत सारे एजेंसीज हमें हौसला दे रहे हैं कि हमको वैक्सीन्स मिल जाएगा। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, एंड वो टाइम भी बहुत कम टाइम पे आएंगे। तो इफ देयर इज अ सप्लाई देन ये रेट नहीं होगा, रेट विल बी रैम्प्ड अप। अगर हम 10 करोड़ वैक्सीन्स एक एजेंसी भारत बायोटेक इटसेल्फ इज गोइंग टू गिव अस एवरी मंथ, और बाकी वैक्सीन जैसे स्पुतनिक भी आ गया, नाउ दैट विल बी रोल्ड आउट। एंड अगर ये सिंगल शॉट वैक्सीन की जो बात कर रहे तो उसमें सो वी नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट द सेकंड शॉट। एंड जो गोल पोस्ट जो चेंज हो गया, जैसे हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने बताया कि हमारे एसओपीज भी चेंज हो गया, जो इन्फेक्टेड है उनके लिए तो आगे देयर इज अ गैप, जो कोविशील्ड के गैप आ गया। इस तरह हम देखें तो रेट विल इंक्रीज, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये इतने साल नहीं रहना चाहिए। आई थिंक वी विल बी एबल टू वैक्सीनेट प्रोवाइडेड जो भी अभी प्रोमिसेस किए गए हैं वो सब दे आर एबल टू फुलफिल, कि उतना डिमांड आएगा। देन इट इज ओनली बी अ स्ट्रैटेजी कि कैसे रोल आउट करना है। उस रोल आउट स्ट्रैटेजी में आई थिंक हम कुछ नई तरीके अप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम लोगों तक जाए वो वैक्सीन करने के लिए, ये नहीं कि वो लोग हमारे पास आए अपने आप वैक्सीनेट करने के लिए। आई थिंक दैट्स वेयर वी आल्सो नीड टू हैव सम ट्वीकिंग ऑफ दैट पॉलिसी। सप्लाई आ जाए, हमारा रोल आउट पॉलिसी भी थोड़ा चेंज हो जाए, तो वी विल बी एबल टू वैक्सीनेट मच फास्टर। डॉक्टर स्वप्निल मेहता, जिस तरह से वैक्सीनेशन की जो रफ्तार धीमी पड़ी और अचानक से हम देख रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई के बीच एक बहुत बड़ा अंतर आ गया, और जो अब जिस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं कि जो अब उत्पादन बढ़ाने की बात हो रही है या विदेशों से जो कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है, उसका असर भी जमीन पर आने में काफी वक्त लगेगा। उस लिहाज से अगर हम ये अगले 2-3 महीने देखें तो ये तो टाइम जो है हमारे लिए अभी बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, जिसमें और ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत होगी। थोड़ा सा गार्डेड रहने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क हो गया, सैनिटाइजर का यूज हो गया, इन चीजों का रेगुलरली लोगों को पालन करना है। अगले 2-3 महीने डेफिनेटली क्रूशियल है, बट ग्रेजुअली डिमांड कवर हो रही है। गवर्नमेंट की साइड से फुल एफर्ट्स हैं। आज डॉक्टर पॉल ने काफी सारे फैक्ट जो ये मिथ सर्कुलेट हो रहे थे उन पे काफी क्लैरिफिकेशंस दिए हैं, और मुझे लगता है कि सिचुएशन इम्प्रूव होनी चाहिए आने वाले दिनों में। केसेस भी अभी घटे हैं, तो बिफोर मतलब तीसरी वेव के आने के पहले अगर हम एंटिसिपेट करें कि तीसरी वेव को आने में अगले 2-3 महीने लगेंगे, तो तब तक हमारे पास एक सफिशिएंट नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसको वैक्सीन मिल जाना चाहिए तब तक। डॉक्टर राहिल चौधरी, आपका इस बारे में क्या सोचना है? अगर दवा जो एक्स्ट्रा डोजेज आने हैं, जो हम कह रहे हैं कि एक नई ताकत के साथ जुटा जाए जमीन पर, अगर उसमें भी दिसंबर तक का समय लगेगा, तो ये जो बीच का वक्त है इसमें हम कैसे अपने सिस्टम को स्ट्रांग करेंगे, कैसे हम मजबूती के साथ उतरेंगे? देखिए, जो हमारा वैक्सीनेशन का जो सिस्टम पूरा चल रहा है, ड्राइव चल रही है, ये बहुत ही रिलैक्स्ड वे में चल रही है। इसको हमें बहुत ज्यादा पेसअप करने की जरूरत है अगर टाइमली पूरी कंट्री को वैक्सीनेट करना है। इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि सेंटर परचेज करे, स्टेट परचेज करे, बाकी कंपनीज को आप उनके फॉर्मुलेशन नहीं दे रहे ताकि वैक्सीन की जो प्रोडक्शन है वो पेसअप हो जाए।
बाहर की कंपनीज को आप आने नहीं दे रहे हैं, अगर आने की परमिशन भी दे रहे हैं तो वो इतना डिले, इतना धीरे चल रहा है, इस हिसाब से तो बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कई साल लग जाएंगे पूरी कंट्री को वैक्सीनेट करने में। तो बिल्कुल गवर्नमेंट को इसमें बहुत सीरियसली, मतलब युद्ध स्तर पे बिल्कुल एक्चुअली इसको देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। और सिर्फ वैक्सीनेशन लाने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऑफकोर्स वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन बढ़ाओ, बाहर की जो कंपनीज है उनसे परचेज करो, लेकिन उसके साथ हमें लॉजिस्टिक्स भी चाहिए। लॉजिस्टिक्स का कितना इंतजाम करा जा रहा है, क्योंकि जो फाइजर मॉडर्ना की वैक्सीन है उनको -70 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए आगे लॉजिस्टिक्स में, तो उसकी कोल्ड चेन कितनी मेंटेन करी जा रही है, कितना आप इसको ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो, मतलब जो काम है वो बहुत धीरे चल रहा है। इसको प्रॉपर पेसअप करेंगे तभी टाइमली चीजें हो पाएंगी, वरना तो यही है कि जब तक थर्ड वेव आएगी तब तक ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो नहीं पाएंगे, फिर ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी जो अभी प्रॉब्लम आई थी। तो आई थिंक गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपने आप को मतलब पेसअप करने की जरूरत है, अपने आप को फास्ट करने की जरूरत है, ताकि प्रॉपरली सबको लग पाए टाइमली। ये जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि एक प्रोसेस को में और तेजी लाने की जरूरत है, इसका जिक्र देखिए लगातार विपक्षी दलों की तरफ से भी अपने स्टेटमेंट्स के जरिए किया जाता रहा है। इसमें डॉक्टर अंकित, देखिए जो तस्वीर अभी हमें दिखाई देती है, जब सेकेंड वेव की शुरुआत हुई हमने देखा कि अचानक वैक्सीनेशन को लेकर जगह जगह भीड़ उमड़ने लगी, क्योंकि लोगों के जहन में भी शायद ये खौफ आया कि अब वैक्सीन के लिए हमें फौरन जाना पड़ेगा, अब इसे और डिले नहीं किया जा सकता, और भीड़ हमें सेंटर्स पर दिखाई दी। वैक्सीन कम पड़ती चली गई, लेकिन उस समय जब राज्यों ने इस पर सवाल उठाने शुरू किए तो केंद्र की तरफ से राज्यों को एक फ्री हैंड दिया गया कि आप ग्लोबल टेंडर की तरफ मूव करिए। लेकिन फिर उस ग्लोबल टेंडर का भी हमने देखा कि कुछ खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बड़ी कंपनीज ने सीधे राज्यों के साथ करार करने से इनकार कर दिया और उल्टा ये कहा कि भारत सरकार ही इस पर कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो उस पर आगे बढ़ने को तैयार होंगे। तो ये जो समय इन प्रक्रियाओं में जा रहा है, कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा गैप जो है पैदा कर रहा है। एक पॉलिटिकल हेजिटेंसी, जैसे वैक्सीन हेजिटेंसी एक टर्म होता है, बहुत साइंटिफिक है, वैक्सीनेशन बहुत साइंटिफिक है, इसमें डिफाइंड है हेजिटेंसी। इसमें सोशल हेजिटेंसी हो सकती है, एथिकल हो सकती है, रिलीजियस हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है, बट इनका साइंटिफिक, इनको डीलिंग करने का तरीका भी है। मतलब ये वैक्सीनेशन पूरा मेथड अगर हम इसको साइंटिफिकली हैंडल करते हैं, थोड़ा सा हम अप्रोच से अपना हट भी रहे हैं कि थोड़ा सा हम कभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पीछे हटते हैं। अगर यही सवाल आप मुझे फरवरी मार्च में पूछते तो मैं शायद ये कहता कि हाँ ये बोलना सही है राज्यों का कि हमें इतनी डोज दे दो और इतना कर दो तो हम ये कर देंगे। बट आज आपने सेकेंड वेव जिसे बोला कि बहुत एक कोई पैंडेमिक वैसे जब भी होता है 1.5% से ज्यादा मॉर्टिलिटी नहीं होती, लेकिन 130 की आबादी में इतनी बड़ी मॉर्टिलिटी, मतलब इतने कम टाइम में, जैसे मिड अप्रैल से अगर ये शुरू होके अभी आपका 1.5 महीने में भी इतनी जो डेथ्स हुई है, लेकिन वैक्सीन का जो है उसकी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करना, साथ में आपको आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन के साथ अचीव करना, बीच में पैंडेमिक आ जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ना पड़ता है। थोड़ा सा ऐसा प्लान जो शायद सेंट्रलाइज ना हो, डिसेंट्रलाइज प्लान हो, बट उसका कंट्रोल एटलीस्ट वन पावर पे रहे, उसमें ये रहे कि थोड़ा साइंटिफिक वे में, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि सोशल हेजिटेंसी है, एथिकल है, जो आपने देखा कि वैक्सीनेशन में जा रहे हैं तो लोग नदी में कूद रहे हैं, ऐसे पॉलिटिकल हेजिटेंसी में एक नई चीज ऐड हुई है, वो है कि आप नंबर ऑफ कंपनी को सिलेक्टेड रख रहे हैं, जिससे नंबर ऑफ डोजेज नहीं बढ़ पा रही है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसे आउटकम जल्दी से हमें इसे ओवर करना पड़ेगा। नंबर ऑफ वैक्सीनेशन चाहिए, थर्ड डे हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं इस समय, बट वो कब आएगी क्या आएगी ये नहीं। जब आप लॉकडाउन खोलोगे नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे, उसे आपको रिसोर्सेज जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, आपके रिसोर्सेज है हेल्थ केयर, उसको बढ़ाना पड़ेगा। उसमें आप थर्ड वेव का इंतजार मत करो, ये डायनामिक प्रोसेस है, इसे आपको रिवाइज करना पड़ेगा। प्रोटोकॉल बिल्कुल रिवाइज हुए हैं, जिनको कोरोना हुआ है उन्हें 3 to 5 months तक शायद उन्हें वैक्सीनेशन की जरूरत ना हो, नंबर ऑफ डोजेज कम हुई है, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में 7 days की एक कमेटी बना के आप इसको डील कर सकते हैं। जब तक वैक्सीनेशन प्रॉपर आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहे हैं, बट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विद डिसेंट्रलाइज्ड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स के साथ आगे आना जरूरी होगा और उन पर बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है, जिसका जिक्र तमाम जो हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स इस पैनल पर मौजूद हैं वो भी कर रहे हैं। वैक्सीन की कमी और दवाइयों की गैर मौजूदगी, ऐसे में कोरोना वायरस जैसी महामारी जो पूरे देश को अपनी चपेट में ले चुकी है और दूसरी लहर ने जिस तरह का नुकसान
पूरे देश में पहुंचाया है, लोगों ने जिस कदर अपनों को खोया है, जिस तकलीफ से लोग गुजरे हैं, सवाल यही कि आखिर ऐसे में इस लड़ाई में कैसे और मजबूती से उतरा जाए। हालांकि जो सुस्त रफ्तार है वैक्सीनेशन की, उस पर आंकड़े हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि वैक्सीन के और उत्पादन के लिए कुछ नए कदम अब उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो फॉरेन से, विदेशों से भी जो एग्रीमेंट हो रहे हैं उसके तहत जो मदद मिलेगी वो दिसंबर तक मिल पाएगी। ये संकेत इस तरफ दिखाई दे रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद। वैक्सीन नहीं, ब्लैक फंगस की दवाई को लेकर भी दिल्ली सरकार और बीजेपी के बीच ठन गई है। केजरीवाल के आरोपों का जवाब आज संबित पात्रा ने दिया। 620 के करीब केसेस दिल्ली में हो गए हैं, लेकिन दवाई नहीं मिल रही है। परसों भी 400 के करीब वो मिले थे डोज, कल भी 400 मिले थे, जबकि एक दिन में एक पेशेंट को 6 के करीब इंजेक्शन लगाने होते हैं। तो अगर 600 पेशेंट्स हैं तो हमें 3500 इंजेक्शन डेली चाहिए, लेकिन हमें मिल रहे हैं केवल 400 इंजेक्शन। तो उस वजह से उसके इलाज में काफ़ी दिक्कत आ रही है। हिंदुस्तान में लगभग 4 ऐसी कंपनियां थी जो एम्फोटेरिसिन भी मैन्युफैक्चर करती थी। आज के डेट में 5 और कंपनियों को इसके लिए आगे बढ़ाया गया है कि 5 और कंपनी इसका मैन्युफैक्चरिंग करेगी। आप ये मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ये आपके केंद्रीय जो मैनेजमेंट कमिटी है उसके पास ही रह जा रहा है। ये हॉस्पिटल पहुंच नहीं पा रहा है सुचारू रूप से। 4550 वायल का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है, ये दिल्ली की जनता आपसे अरविंद केजरीवाल जी जानना चाहेगी। तो आपने ब्लैक फंगस को लेकर जब दवा नहीं मिलने की जो शिकायत है उस पर भी केंद्र सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री को आमने सामने देखा, लेकिन सवाल ये कि ब्लैक फंगस के केसेस भी जिस तेजी से बढ़े हैं वो इस वक्त बड़ी चिंता पैदा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर राहिल चौधरी, मैं आपके पास इस सवाल को लेकर आना चाहूंगी। ब्लैक फंगस को लेकर भी जो स्थिति है, देखिए 11,000 से ज्यादा केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। दिल्ली में केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच जनता जब 2 बयान इस तरह के सुनती है जिसमें मुख्यमंत्री एक बात कहते हैं और रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता दूसरी बात कहते हैं, वो किस पर भरोसा करेंगे? वो तो आंकड़ों की तरफ ही देखेंगे ना कि कितने लोग बीमार हो रहे हैं और बीमारी की वजह से दवा नहीं मिलने से कितने लोगों की जान जा रही है। देखिए, ब्लैक फंगस ऑफ कोर्स एक तरह की महामारी बनती जा रही है। बहुत सारे लोग इनसे इन्फेक्ट हो रहे हैं और दवाइयों की ऑफ कोर्स शॉर्टेज हो रही है। एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट और सब ट्राई कर रहे हैं कितना मैक्सिमम हम पेशेंट्स को सेव कर सकते हैं, टाइमली दवाइयां दे सकते हैं। लेकिन ब्लैक फंगस में देखिए मेनली हमें ये भी समझना है कि बहुत सारे ब्लैक फंगस की बीमारी बचाई जा सकती है अगर पेशेंट खुद सतर्क रहे। यूजुअली हम जो ब्लैक फंगस के केसेस देख रहे हैं वो हम उन लोगों में देख रहे हैं जो डायबिटिक्स है, और इन डायबिटिक पेशेंट्स को जब कोरोना हुआ और उनकी हाई डोज स्टेरॉइड चली, उन लोगों में मैक्सिमम केसेस देखे जा रहे हैं ब्लैक फंगस के। तो अगर पेशेंट खुद सतर्क रहे अपने कोरोना के ट्रीटमेंट में और रिकवरी फेज में, जब वो डिस्चार्ज हो जाता है, अपनी शुगर को मॉनिटर करते रहे, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहे, अगर शुगर बढ़ती है, स्टेरॉइड का मिसयूज ना करे, डॉक्टर से डिस्कस करके स्टेरॉइड ले, तो 90% केसेस ब्लैक फंगस के बचाए जा सकते हैं। देखिए, हमारे देश में हर मेडिसिन का एक लिमिटेड उत्पाद होता है जितनी रिक्वायरमेंट होती है। अब सडनली इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गई कि उसको हम मैचअप नहीं कर पा रहे। अब कोर्स सब कोशिश कर रहे हैं, कुछ टाइम में मार्केट में वापस आ जाएंगी दवाइयां, लेकिन ये जो ओवरनाइट डिमांड बढ़ जाती है, इसको केटर करना इंडिया के लिए क्या किसी भी नेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आई एम श्योर गवर्नमेंट एजेंसीज, मेडिकल फैसिलिटीज अपना काम कर रही हैं, लेकिन पेशेंट का बहुत बड़ा रोल है इसमें। अगर पेशेंट अपनी शुगर कंट्रोल में रखे, अपने डॉक्टर से मिलते रहे, डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से, तो 90% केसेस, अगर 100 लोगों को ब्लैक फंगस हो रहा है, 90 लोग बचाए जा सकते हैं ब्लैक फंगस से होने में, अगर पेशेंट अपना ध्यान दे। तो ये एक अहम बड़ी आप उम्मीद की बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि लोग जरूर इस बात को ध्यान से सुने जिसका जिक्र आपने किया कि अपनी सतर्कता से भी काफी हद तक आप इससे बच सकते हैं। कम से कम उसके लिए प्रयास और जागरूकता वो होनी जरूरी है। डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, जो ब्लैक फंगस को लेकर अभी स्थिति दिखाई देती है, एक बार फिर हम देख रहे हैं कि एम्फोटेरिसिन बी के लिए लोग इधर उधर दौड़ते दिखाई देते हैं, उन्हें दवा नहीं मिल पाती। और लगभग ऐसी तस्वीर जब कोविड का ये सेकेंड वेव आया देश में, हमने रेमडेसिविर के लिए देखा, हमने प्लाज्मा के लिए देखा, प्लाज्मा थेरेपी के लिए देखा इनफैक्ट कि लोग प्लाज्मा की मांग कर रहे हैं। लेकिन फिर कुछ समय बाद वर्जन ये आता है कि ना तो रेमडेसिविर बहुत फायदेमंद है, ना प्लाज्मा थेरेपी काम की है, उसको कोविड ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल से ही अलग कर दिया गया। तो ये जो एक के बाद एक डेवलपमेंट्स आते हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों के जहन में कई शक पैदा करते हैं कि आखिर एक्चुअल स्थिति क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने।
पर कोविड एक नई बीमारी थी और इसको समझने में टाइम लग रहा है। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस नई बीमारी नहीं है, बहुत सालों से हमें पता है। हालांकि वो बहुत कम केसेस आते थे, खास तौर पे डायबिटिक्स को, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कैंसर लोगों को जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए हैं, इम्यून सप्रेस्ड है, उनमें हम देखते थे। और ये जो एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट है एम्फोटेरिसिन बी लाइपोसोमल इज एन एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट, उसमें नए जो इनोवेशंस भी आया है, पोसोकोनाजोल, इसाबुकोनाजोल, ये नया ट्रीटमेंट्स भी आए हैं। दिस इज अ वेल रिकॉग्नाइज्ड बीमारी और कई सालों से हम ये बीमारी को जानते हैं। तो ये कोविड के तरह नहीं है कि हम कुछ देयर वाज अ क्विक फिक्स काइंड ऑफ अ थिंग कि जल्द से जल्द हम कुछ ट्रीटमेंट कुछ पता कर ले और जैसे ही थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया तो वो हमारे एल्गोरिदम में आ गया। ऐसी स्थिति म्यूकार का नहीं है। और जैसे आपकी दूसरा पैनलिस्ट ने बताया, प्रिवेंशन इज द की, तो ये प्रिवेंटेबल है, ये ट्रीटेबल है, अर्ली ट्रीटमेंट से काफी बचावट मिलती है एंड ये एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट है, इसमें कोई चेंजेस तो नहीं आएगा कि एम्फोटेरिसिन इज नॉट समथिंग व्हिच हैज बीन डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड, नाउ वेल एस्टैब्लिश्ड है। डॉक्टर स्वप्निल, ब्लैक फंगस को लेकर जितने भी लोगों के मन में संशय हैं, मैं एक बार उससे अलग आपको वैक्सीन पर एक बार फिर लाना चाहूंगी, क्योंकि वैक्सीन में हमने देखा कि 2 डोजेस के बीच में जो अंतराल था, पहले वो इनिशियली 28 दिन का बताया गया था, लेकिन 28 दिन से बढ़कर वो समय सीमा एक के बाद एक कई हफ्तों के तौर पर बढ़ती चली गई। इसने भी लोगों के मन में ये संशय पैदा किया कि क्या ये अंतराल इसलिए बढ़ रहा है कि वैक्सीन की कमी है या वाकई फिर से नई फाइंडिंग्स हैं जिसके आधार पर इसको तय किया गया है? फाइन, सो बेसिकली इनिशियल कोर्स में इलनेस के ये जब कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, यूके से तब भी डेटा आया था कि अगर हम वैक्सीन का जो सेकेंड डोज का इंटरवल है वो हम बढ़ाते हैं तो दैट विल एक्ट एज अ बूस्टर एंड उससे वैक्सीन की एफिकेसी बढ़ जाती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए फर्दर और जो डेटा आया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको देख के ही गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है एंड डिसीजन इज इन लाइन विद द आपका इंटरनेशनल जो रिकमेंडेशन है उसके साथ साथ चल रहा है। तो इसमें ये कहना कि हाँ वैक्सीन की कमी है और जस्ट उसको लोगों के डोजेज सबको मिल जाए, एक डोज एटलीस्ट मिल जाए, उसके लिए ये बढ़ाया है, ये गलत होगा। इसमें दोनों चीजें हैं। डेफिनेटली लोगों को अपना जो डोजेज बचेंगे वो दूसरे लोगों को दिए जा सकते हैं, पर साइड बाय साइड आपका वैक्सीन का ड्यूरेशन रिकमेंडेशन जो बढ़ाया गया है कि 3 महीने किया गया है वो बिल्कुल ठीक है। उससे इसकी एफिकेसी करीब 78 to 80% तक आ जाती है कोविशील्ड की एफिकेसी एंड कोवैक्सीन के केस में भी इससे बेनिफिट होगा। जी समीर भाटी जी, वैक्सीनेशन को लेकर जब हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं कि 70% आबादी जो है उसका टीकाकरण होना जरूरी है, तो जमीन पर इसको पूरा होते हुए आप जब आंकड़ों के लिहाज से देखते हैं तो कितना समय लगेगा? देखिए, एक तो इसमें 2-3 चीजें और थी जो रह गई थी। एक तो जो हमारा वैक्सीन हेजिटेंसी वाला, अभी जो रूरल की बात करें और अर्बन का बात करें तो अभी हमारे अर्बन में तो ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो वैक्सीन को लेके इस तरह की हेजिटेंसी नहीं है, पर रूरल एरिया में अभी भी वो हेजिटेंसी है जिस तरह की पिक्चर्स भी आपने दिखाई। और दूसरा उसके अलावा जो वेस्टेज ऑफ वैक्सीन है वो भी अभी कुछ राज्यों में देखी जा रही है काफी, तो उसके ऊपर हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और तीसरा, अभी जो हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट प्रोक्योरमेंट की भी, कि आपके काफी सारे कॉर्पोरेट है वो डायरेक्ट प्रोक्योर कर सकते हैं कंपनी से भी, तो वो अपने एम्प्लॉइज को सारी वैक्सीनेट कर सकते हैं। इससे काफी स्पीड अप होगा। और जिस तरह से फाइजर ने भी 5 करोड़ के करीब आप वैक्सीनेशन देने के लिए वो तैयार है, बट कुछ उसमें और छोटी मोटी ग्लिचेस है, आई थिंक वो भी रिजॉल्व हो ही जाएंगी। और इसके अलावा आपका जो 18 to 40 का जो ग्रुप है हमारा, उसके ऊपर भी अब स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी होने शुरू हो जाएंगे, तो इसके बाद भी ये ड्राइव और ठीक होगी। और इसके अलावा जो आपका ग्लोबल टेंडरिंग वाली बात है, इसमें अभी छोटे मोटे कुछ ग्लिचेस है, बट इसके अलावा जो ग्लोबल टेंडरिंग के थ्रू जो राज्य हैं वो भी वैक्सीन को प्रोक्योर कर पाएंगे। जी डॉक्टर भाटी, ये जब हम ये तस्वीर देखते हैं कि अमेरिका में तो बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन हिंदुस्तान में अभी 18+ के लिए भी एक किल्लत है, आप अभी किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं? भारत में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन को लेकर भविष्य में हम कब इसकी शुरुआत मान सकते हैं या कब से हो सकता है, कोई अनुमान?
देखिए, जिस तरह से भारत बायोटेक को भी अप्रूवल अब मिलने वाला है इसके लिए जो है बच्चों की वैक्सीन के लिए, तो उसके बाद आई थिंक, पर अभी तो फिलहाल हम सबसे यही रिक्वेस्ट करें कि एटलीस्ट सारे पेरेंट्स वैक्सीनेट हो जाएं, तो उसके बाद काफी हद तक हम जो है अपनी जो हमारा टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। डॉक्टर राहिल, 70 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेशन का लक्ष्य, इस इतने बड़े लक्ष्य की जब बात होती है कि क्योंकि हमारे तो एक स्टेट की पॉपुलेशन कई देशों के पॉपुलेशन के बराबर है, उस लिहाज से जब हम देखते हैं तो ये वैक्सीनेशन का पूरा प्रोग्राम ये कितनी बड़ी चुनौतियों से भरा हुआ है? नहीं, आई थिंक ये सबसे बड़ी चुनौती है जो हमारी पॉपुलेशन है, और पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना। इसीलिए गवर्नमेंट को एडिशनल स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो बाकी जगह नहीं लिए गए। इसीलिए गवर्नमेंट को ड्राइव थ्रू सेंटर्स हो गए और ज्यादा सेंटर्स बनाना, वैक्सीनेशन वैन्स को एक्टिवेट करना, डोर टू डोर वैक्सीनेशन करना, ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के लिए। बाहर के देशों की, वेस्टर्न कंट्रीज की पॉपुलेशन कम है, उनको वैक्सीनेट करना आसान होता है। हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है रूरल अर्बन में, तो गवर्नमेंट को ऑफ कोर्स नई तरह की स्ट्रैटेजीज इवॉल्व करनी पड़ेगी इस बड़े चैलेंज को टाइमली कंप्लीट करने के लिए। तो ये तो गवर्नमेंट के पास चैलेंज है ही, बट ऑफ कोर्स बहुत सारे एडवाइजर्स भी हैं। गवर्नमेंट चाहे तो बहुत आराम से कर सकती है, चीजों को पेस अप करके पूरी कंट्री को वैक्सीनेट किया जा सकता है 6 से 8 महीने में, अगर प्रॉपर्ली हर चीज को मैनेज करा जाए। जी चलिए, मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करूं, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर अंकित एक आखिरी कमेंट आपसे ज़रूर लेना चाहूंगी, और ये मैं चाहूंगी कि वो लोग जो अभी भी हेजिटेट कर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि हमने कुछ खबरें ऐसी देखी कि जब वैक्सीनेशन के लिए वहां पहुंची टीम्स तो लोग वहां से भाग गए। ऐसे लोगों को आप प्लीज़ ज़रूर कोई मैसेज दें, जितने लोग भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन तक ये बात पहुंचे। बिल्कुल, हेजिटेंसी जो लोगों में है, इसको मैं साइंटिफिक को बहुत सरल भाषा में करके बताता हूँ। इसको 3 चीजों में हर एक को समझना चाहिए कि एक वायरस है, एक ह्यूमन बॉडी है, और बीच में इंटरवेंशन जिसे बोलते हैं वैक्सीनेशन। अगर वो आज हम प्लान करके किसी कोई चीज को कर रहे हैं, हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए आर्टिफिशियली दे रहे हैं, तो एक बहुत प्रूवन मेथड है, कई सालों से, लगभग 300-400 सालों से लगातार प्रोसेस में चल रहा है। तो आप बचपन में जैसे छोटे बच्चे को BCG का टीका लगाते हैं, TBT लगाते हैं, TT लगाते हैं, सब लगाते हैं, ये वैसे ही वैक्सीन है। इसको आपको ऐसा नहीं कुछ और होने वाला है। लेकिन अगर आप टाइमली लगाते हैं तो इससे आपको एक चीज ये आपको रहेगा कि आपको एक मेंटल एश्योरेंस बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें हम कोरोना में देख रहे हैं कि 90 से किसी की स्टेट की 94%, 95% रिकवरी है। जैसे मुझे कोविड हुआ, मैंने कोविशील्ड ली, लेकिन सेकंड डोज के जिस दिन मेरा सेकंड डोज का टाइम था उस दिन मैं पॉजिटिव हो गया, बट मेरे अंदर माइल्ड इन्फेक्शन हुआ जिसमें वैक्सीन लगी थी, और अदर साइड मेरी वाइफ को हुआ, तो लेकिन मेरी वाइफ में थोड़ा ज्यादा हुआ। हालांकि मुझमें इम्यूनिटी डेवलप हुई, मैंने कोविशील्ड ली, मुझमें 3 दिन फीवर आया, तो मैंने एक चीज नोट करी अपने खुद से एक्सपीरियंस से। वाइफ में बिल्कुल फीवर नहीं था, तो एक इम्यून रिस्पॉन्स है बॉडी का, वो शायद इतना डेवलप नहीं हुआ। लेकिन ये सब बॉडी टू बॉडी रिस्पॉन्स होता है। इसे वैक्सीन फेलियर को वैक्सीन ब्रांड के फेलियर से नहीं समझना चाहिए। वैक्सीन फेलियर अलग चीज होती है कि इम्यून रिस्पॉन्स इतना डेवलप नहीं हो पाया, हो सकता है स्ट्रेन या फिर कुछ भी और रीजन हो, लेकिन वो लेने के बाद आप उस 90 से 95% पॉपुलेशन में पहुंच जाते हैं, जहां आपको मेंटल एक रिलैक्सेशन मिल जाता है और आप एक प्रोटोकॉल में भी रहते हैं, उससे आपको बिल्कुल एश्योरेंस ये मिल जाता है। जी चलिए, बहुत अहम सलाह आपकी तरफ से यहाँ गई, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब देश के कुछ हिस्सों से ऐसी खबरें आई कि लोग वैक्सीनेशन से भागे या नदी में कूद गए, वाकई बहुत चौंकाने वाला अपने आप में एक घटनाक्रम था। तो ऐसे में लोग डॉक्टर्स को ध्यान से सुने और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का हिस्सा जरूर बने। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद यही कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और तेजी से न सिर्फ शहरों बल्कि गाँवों तक, लोगों तक जरूर पहुंचे।